जनाब, इस जो सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे कुछ मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी जो सूरत हाल है, जारी सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि सुबह का वक्त क्योंकि होता है, हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू करें, मामला को समझने की कोशिश करें। मुख्तलिफ वैसे मेहमान शख्सियात होती हैं। आजकल जो मौजूद गुफ्तगू है वो महंगाई के हवाले से, और जो नौज़ायदा हुकूमत है उसके सामने जो चैलेंज है उस पे बात हो रही है। आवाम की दिलचस्पी इसमें तो पता ही नहीं है कि आप किसको क्या मनसब देते हैं, क्या उससे आप काम लेते हैं, क्या आपने सोच रखा है। ताहम उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो महंगाई है इसको कैसे कम किया जाए। जिसको मैंने अर्ज़ किया, इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि किसी भी हुकूमत के पास, किसी भी इदारे के पास, अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नज़र नहीं आता कि उन तमाम चीज़ों को, गिरा फरोशी को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोक सके, इसको काबू कर सके। और जैसे मैं कह चुका हूँ इससे पहले भी मुतादिद मरतबा कि जो DCs हैं और ये न जाने कितनी आपने भर्तियाँ कर रखी हैं, जो मुल्क के कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ हैं, ये एक लाइबिलिटी है। इनसे न जाने क्या फ़ायदा आपने लेना है और क्यों इनको आपने जो है वो सिस्टम का हिस्सा बना रखा है। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है समझना। इसके साथ साथ कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको पहले मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू होगी। इन तमाम मामलात पर जावेद सिद्दीकी साहब पहले हमारे मौजूद मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ टेलीफोन लाइन पे कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे सैयद अली मेहदी साहब, तजियाकार की हैसियत से उनको हम खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर बाद जब उनसे रब्ता हो जाएगा तो उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। जावेद साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोगों की अब शायद ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं हैं, और बहसीत अपोजिशन आपकी तो यकीनन राय यही होगी। ताहम इससे पहले भी अदवार में हमने देखा कि जब भी माह मुबारक आया या दीगर मामलात में हमने देखा या मौक़ों पर महंगाई में कमी जो है वो नहीं हो सकी। और ये जो निज़ाम हमने वज़ा किया है ख़ुद के लिए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं और ना जाने क्या क्या अथॉरिटीज़ हमने बना रखी हैं, नतीजा आज तक इसका कुछ नहीं निकल सका। और जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अंग्रेज़ी में कि एक लाइबिलिटी ये सिस्टम के ऊपर हैं कि इनकी तनख्वाहें, मरातें और इसमें न जाने कितने करोड़ों रुपए और अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ताम नतीजा आपके सामने। मैं चाहूँगा ज़रा कुछ इसी से मिला जुला आपका भी कुछ बात हो, क्योंकि मैं और आप हैं तो इस पाकिस्तान में रहने वाले लोग और हम इस सिस्टम का शिकार हैं। ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू। जी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी आपने सवाल किया, इस आपने जो तज्ज़िया किया है, आप देखें ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। और इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है और एक आम आदमी की जो पोजीशन है और जो बेरोज़गारी जिस तरह बढ़ रही है, और तो आप देखें हमारी एक्सपोर्ट और ये सब चीज़ें तो, लेकिन जो आपने ये सरकारी मुलाजमीन के बारे में कहा है जी, तो अब आप देखें कि हर इदारे में मेरे ख्याल से फाजिल स्टाफ है, और आज से नहीं है, साल से काम कर रहा है जी। और उसकी तनख्वाहें, मराद जो ऑफिसर ग्रेड के उनकी पेंशन्स वगैरह वो भी आपके इल्म में। फिर उनको जो मराद मिलती हैं, और मैंने पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर इन थोड़ा सा भी किसी में इंसानी हमदर्दी या एक कौम परस्ती या मुल्क से जो, क्योंकि हम लोग आवाम को तो दर्ज देते हैं मुहिब वतन होने का, लेकिन सरकारी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमें तो दर्ज देते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। अब वो हमें बताते हैं कि जी मुल्क सियासतदानों के थ्रू, जाहिर सी बात है रिपोर्टें तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो देती है, फिर वो आके कोई जो भी वजीर साहब होते हैं वो पढ़ के सुना देते हैं कि जी मुल्क इस वक्त इस हालत में, लेकिन वो खुद इसमें हिस्सा डालने के लिए तैयार नहीं है। सही है। तो अब मुझे बताएं कि अच्छा, फिर PTI का जो आपने पहले भी देखा, पिछले दौर में भी और अभी भी आपने देखा कि उसने इस पे आवाज़ उठाई, क्योंकि ये आपका जो निज़ाम है ये एक अरसे पहले फ्लॉप हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। और जिसका खुद जो मोहतरमा थी उनकी जो क्लिप्स आपने देखे होंगे वो इसका एतराफ़ कर चुकी है। बिल्कुल सही। लेकिन इस निज़ाम से जिन लोगों को फ़ायदा है वो ये निज़ाम चेंज नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि आपने 2024 के इलेक्शन में रिजल्ट जिस तरह, अब तो फॉर्म 45 भी उन्होंने डाल दिया अपने वेबसाइट पे, और उसमें जिस तरह धांधली की गई, अब वो किससे ढकी छुपी नहीं है। मतलब इस तरह खुली धांधली मेरा ख्याल है शायद पहले
कभी देखने मैंने में तो ना आई। देखी है 2018 में, आपने नहीं देखी होगी। नहीं, इस तरह नहीं देखी होगी, फार्म इससे ज्यादा 45 और खतरनाक ये देखी मैंने। और रिजल्ट देखिए, वो मैं पहले भी आपको जैसे कहता था कि एक पहले धांधलियां जो होती थी वो चंद सीटों में मेन लोग को सिस्टम में लाने के लिए होती होती थी। थी, यानी कि 2018 में हुई थी। नहीं, वो तो 71 के बाद से सभी आपको पता कि लोग कहते हैं कि लगता है 71 का नहीं तो जो फिर ये इलेक्शन कैसे था। आगाज किया जाए कि ये अच्छा, सबसे फिर नहीं, बड़ी दूसरी धांधली हो नहीं, गई? देखें, आप कोई अच्छा भी चलिए काम करते टॉपिक हैं, के ऊपर आते हैं। नहीं, सही, हाँ। आप कोई भी काम करते हैं, अगर थोड़ा सा लिमिट के अंदर ही रहें तो उसका इतना असरात नहीं होते। अच्छा, कितना लेकिन आपके ख्याल में चंद हल्कों में धांधली जायज है, उसकी नहीं, गुंजाइश जायज रखें और फिर देंगे, बाकी में जाहिज ना तो करें? उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो धांधली हुई है उसका प्रूफ पेश किए गए। उस देखें, आप इस इलेक्शन से अगर पिछले इलेक्शंस में जाएं नहीं तो जावेद धांधली भाई, का सिर्फ मेरा शोर होता था, मौजू ना धांधली वो का सिर्फ धांधली शोर है होता था। नहीं ना। देखिए, मेरा हमारा मौजू, मौजू इस वक्त अगर हाँ आप मैं उसी उस तरफ तरफ ला आ रहा हूँ। जाएं, आप मैं सिर्फ लेकर उसकी आए ना इस मिसाल तरफ। दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, चलिए अवामी चलिए। राय की मिसाल दे रहा हाँ हूँ, हाँ क्योंकि हमारे यहाँ अवामी राय को कभी भी अहमियत नहीं दी गई। ठीक ठीक और है। यही वजह है कि जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो मखसूस लोगों के इशारों पे चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही लाने वाले हैं, यही उतारने वाले हैं। अभी आपने इलेक्शन कमीशन का किरदार देख लिया हाँ, इस पूरे उसमें कि किस तरीके से उन्होंने किया, और फिर फैसले जो कोर्ट्स के आए उसमें किस तरीके से पीटीआई को साइड लाइन लगाने की कोशिश की। मतलब मामूली मामूली फैसलों पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए। महंगाई के हवाले से तो क्या कहेंगे वो बताएं। हाँ, देखिए, महंगाई मैंने जैसे कहा ना कि आप अगर पिछला पाकिस्तान की 40-50 साल तारीख देखें तो हुक्मरानों ने ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाए, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने सीटों पे आके हुक्मरानों को फायदा दिया और इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया। ये एक बहुत तवील तारीख है, पुरानी तारीख है। लेकिन आप दुनिया के दूसरे मुल्क में देखें कि जैसे मिसाल पास पड़ोस के मुल्क में देख लें, या एशिया का, आप पूरी दुनिया का मुआवजा नहीं करें, सिर्फ एशिया से कर लें, तो वहाँ भी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, मिल जाएंगे आपको, कि जो अवामी राय की वजह से तरक्की की उन्होंने। क्यों? क्योंकि आने वाली हुकूमत को पता है कि अगर हमने महंगाई की लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं दी तो अगले इलेक्शन में हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो सियासत कर रहा होता है उसका जो एम होता है वो हुकूमत में आना होता है, चाहे वो काबीना में वजीर बन जाए, सदर बन जाए, वजीर आज़म बन जाए, ताकि वो कुछ कर सके। ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सिस्टम कुछ दूसरा था, इलेक्शन होते थे लेकिन रिजल्ट जो आते थे वो अवामी राय के मुताबिक नहीं आते। वरना एक मिसाल अगर मुझे परेशानी, वो किसी दौर में, हाँ, तो पहली दफ़ा ये एक अमल शुरू हुआ था कि अपोजिशन, आप देखें 2018 में एक हुकूमत थी और एक अपोजिशन थी। अपोजिशन ने किरदार किया, हुकूमत ने किरदार किया। फिर 3.5 साल के बाद जब हुकूमत रिजीम चेंज आया तो फिर उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने अपोजिशन ने किरदार किया और हुकूमत ने हुकूमत की किरदार किया। आप देखें, अच्छा मैं थोड़ी सी तसीस में कर दूं, हुकूमत ने उस वक्त भी जब हुकूमत में आए अपोजिशन का ही किरदार रहा, और जब 3 साल के बाद जिसको आप रिजीम चेंज का देते हैं, नाम देते हैं, उसके बाद तो अपोजिशन थी ही नहीं, अपोजिशन फिर बाहर चली गई थी नहीं, पार्लियामेंट बाहर देखें, बाहर चली गई थी, लेकिन बाहर रह के भी उसने, बाहर रह के भी जो उसने, अपोजिशन तब समझी जाती है जब वो पार्लियामेंट में बैठ के, वहां तो बाकायदा इस्तीफे देके पार्लियामेंट से जा चुके थे, अपोजिशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं, मैं कुछ और आप उसको नाम असल दे में लीजिए। देखें, मसला ये है कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ, जमात इस्लामी की देता हूँ। जमात इस्लामी तकरीबन हुकूमतों में नहीं रही, खैबर पख्तूनख्वा में कभी रही, कभी नहीं रही, पीटीआई के साथ, लेकिन नहीं, पीटीआई की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी बात कर रहा हूँ, पीटीआई के साथ इत्तेहाद बना तो था। लेकिन जब भी वो बाहर थी वो अपना किरदार अदा करती थी। असेंबली से बाहर भी वो जो इश्यूज होते थे उस पर एहतजाज करना या उसको हाईलाइट करना, ये करती रहती थी। और इसी तरह हमने भी बाहर रह के भी जो देखें ना, जो ये रिजल्ट 2024 का आया तो इसका पूरा ग्राउंड बनाया, लोगों को अवेयरनेस दी, तो आया ना। अगर हम बैठ जाते घरों में और कुछ नहीं करते तो फिर रिजल्ट उनके मुताबिक आता। तो ये सब देखें, अगर मैं हूँ, मेरा पैसा है और मैं अगर किसी गलत जगह खर्च करता हूँ तो मेरे बच्चे मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो इसी तरह हुकूमत का जो टैक्स होता है वो आवाम का होता है। ठीक है, अगर आवाम को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में कोई मसले नहीं रहेंगे। क्योंकि फिर आप देखें ना, यूरोप वगैरह में ज़रा सा किसी पे एलिगेशन लगता है और वो फ़ौरन सियासत से बाहर हो जाता है, इस्तीफ़ा भी दे देता है, इंक्वायरियाँ भी शुरू हो जाती हैं और फिर उसका तकरीबन फ्यूचर ख़त्म हो जाता है अगर कोई ऐसे इल्ज़ामात लगे या कुछ करें। तो अगर ये अमल शुरू हो, अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप देखें, हुकूमत का एक पावर होता है इदारों में, क्योंकि इदारे उसके अंडर में होते हैं। तो क्या वजह है कि ये माफियाज, आप देखें अभी
कल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे चीज़ों में आज के रेटों में या 2 दिन पहले के रेटों में और रमज़ान के बाद के रेटों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो ये काम हुकूमत का होता है, इदारों का होता है। इदारों में आपने एक फ़ौज भर्ती की हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा, वो सारी सियासी बुनियादों पे है। आप देखें इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आप सर्वे करें शहर का, तो शहर के जो हालात हैं कि जगह जगह नाजायज़ पार्किंग बनी हुई है, कहीं ठेले लगे हुए हैं कहीं, तो ये सिर्फ इदारों की बदनवानियों की वजह से लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वरना आपको परेशानी नहीं हो, मुझे परेशानी नहीं हो, बल्कि उन लोगों के दिल में खौफ हो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो महंगाई का सबब बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अवामी राय का एहतराम नहीं होता, तो लिहाजा वो माफियाज सरकारी सरपरस्ती में वो सब काम करती है, जिसकी वजह से अवाम को उसका सारे नताइज हैं वो अवाम के ऊपर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो गुफ्तगू है इसके सिलसिले को जारी रखा जाएगा। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और बात हो रही थी मुल्क में जो इस वक्त जारी महंगाई है उस हवाले से। जावेद साहब, अभी आपने तस्करा किया, एक बड़ा अजीब सा निज़ाम है, कुछ समझना सबके लिए बेहद मुश्किल है। ताकतवर तबका जो है ये जिस तरह कार्रवाइयाँ डालता है, मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ यही कुछ ज़बान जो है वो इस्तेमाल होती है, तो वो सबके सामने है और जिनको रोकना है इन सारी चीज़ों को, अगर वही सब में मुलविस होंगे, मिसाल के तौर पे जो पथारे हैं, ये ट्रैफिक का निज़ाम है, अब ये शहर कराची में अगर ख़राब है तो उसकी वजह ये है कि थानों में जो है मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, SHOs हैं, वो वहाँ से ठेले वालों से पैसे लेकर ये लेकर वो उनको इंक्रोचमेंट कराते हैं और उसके बाद फिर उसमें इदारे भी शामिल हैं जो ये शहर कराची की मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं, KMCs, बल्दिया वगैरह, ये सब इसके अंदर शामिल हैं और फिर शहर का जो हाल है वो आपके सामने है। अब ये मेयर साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत मौजूद है, सूरत हाल बतदरीज ख़राब होती चली जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सालों पहले ही तबाह बर्बाद हो गया, तो ये जा किस तरफ रहेंगे, तो ज़रा फरमाइए। देखिए, ये जो आपने अभी इदारों का तस्करा किया, अगर आप तारीख़ में जाए थोड़ा सा पाकिस्तान की 30-40 साल पहले, तो इदारों में इतनी करप्शन नहीं थी और आपने शहर की भी हालत उस वक्त अभी भी तस्वीरें आती हैं, आपने देखा मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आती हैं कि जनाब ये पुरानी जोड़िया बाज़ार है, ये पुराना सदर है जी, और सफाई सुथराई 70 की दहाई से पहले हुआ करता था। नहीं, 70 की दहाई के बाद भी हुआ, लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट पैसे लेके करेंगे इदारों में, चाहे अभी आपने जैसे SHO का जिक्र किया, अब आपको पता है हर थाने के रेट हैं। हाँ बिल्कुल है, सही है ना, हर पोस्ट के रेट हैं, चाहे वो बल्दिया की पोस्ट हो, चाहे वो KDA की पोस्ट हो, चाहे वो बिल्कुल थानों की पोस्ट हो। तो जाहिर सी बात है जो बंदा आ रहा है उस पोस्ट पे पैसे देके, तो वो कमाने आ रहा है। बिल्कुल सही, उसका सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि अगर उसे सिर्फ तनख्वाह पे ईमानदारी से काम करना है तो वो बोले मुझे जहाँ भी भेज दें। बिल्कुल सही है। और ऐसे अफसरान अभी कुछ अर्से पहले तक, जाहिर सी बात है एक वक्त आता सब रिटायर होते हैं, तो आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे कि जो अच्छे ग्रेडों पे थे, 18वें ग्रेड पे, 19वें ग्रेड पे, और वो हमारी और आप जैसे एक मिडिल क्लास की आबादियों में रहते थे जी। लेकिन आज आप देखें कि जितने 18 ग्रेड या इससे ऊपर के अफसरान होते हैं वो फौरन हमारी और आपकी आबादियों से मूव करके क्लिफ्टन चले जाते हैं, डिफेंस चले जाते हैं। और अब उनकी अगर आप जैसे कि होता है ना वाइट कॉलर क्राइम के तस्करा आपने भी सुना, हमने भी सुना होगा, तो अगर उनकी तनख्वाहों, आमदनी का और एक्सपेंस का अंदाजा करें तो वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क, मतलब तनख्वाह से ज्यादा करोड़ की गाड़ियों में तो सब जानते हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो अच्छा फिर इसके सिर्फ यही नहीं, सियासतदान, क्योंकि वजीर की सवाबदीद होती है, काबीना होती है जो हुकूमतें बनती है, जैसे अभी हुकूमत बनी है आपने देखा, और आपको काबीना का भी अंदाजा हो गया। जाहिर सी बात है सदर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो चुका है, तो उससे आपको आने वाली काबीना का भी अंदाजा होगा। और ये काबीना आज से नहीं बन रही, तकरीबन ये समझ लें 86-87 से इसी तरह इख्तिदार में आना जाना लगा होता। ठीक है, पहले ये होता था कि नून लीग सेपरेट अपनी काबीना बनाती थी, हुकूमत करती थी, फिर दूसरी बारी पीपल्स पार्टी की आती थी,
और उसके साथ जो इत्तेहादी जमातें होती थी वो उनका एक सर्किल चल रहा था, बिल्कुल ठीक है। जो फिक्स मैच होता था नॉर्मली। लेकिन अब आपने देखा कि 2018 के बाद इनकी वो हैसियत नहीं रही कि ये अब अकेले हुकूमत बना सके। जी तो फिर इन्होंने एक पीडीएम के नाम से पार्टी बनाई और उनमें हम ख्याल लोगों को शामिल किया। बिल्कुल। तो आपने पिछले 1.5 साल में देखा कि जो काबीना थी हमारी 90 अरकान पे थी। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ आप मुल्क के खजाने का रोना रोते हैं जी। एक तरफ आप गुर्बत और महंगाई का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ इतनी काबीना बनाते हैं कि इतने महकमे नहीं है जिससे इतनी काबीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दो राय नहीं तो है। फिर आप मतलब किस तरफ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने सबको खुश करना होता है। अब एक एक वजीर है, उसका जो खर्चा आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उनके वजीर, उनकी मराद का आता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा कुछ अर्से पहले सेनेट में एक सेनेट के चेयरमैन के लिए बिल पास हुआ जी। यानी इन हालात में ये उनकी ये सोच है कि वो अपनी मराद के बिल पास कर रहे हैं और आवाम की जो हालत है उसको उसके पास बेचारे के पास मेहनत मजदूरी करने के बाद अपना महीना चलाना मुश्किल है। अच्छा जावेद भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। टेलीफोन लाइन पर सईद अली मेहदी साहब तजिएकार की हैसियत से हमको मदू किया है, हमें ज्वाइन कराएं, उनको भी हमको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपने बुलाया। मेहदी साहब फरमाइएगा, अभी ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से बात हो रही थी और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि लोगों की शायद अब दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसको कितनी मुद्दत मुलाजमत बाकी है, कौन क्या करने जा रहा है। ये जो महंगाई है बढ़ती हुई, ये पूरे मुल्क में यकसा ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक बहरान है, सबके लिए उतना ही परेशान कुन है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं दर्जनों अथॉरिटीज़ यहाँ सिंध के अंदर तस्करा कर चुका हूँ, करप्शन का आलम तो सबको इल्म में है ही। वहाँ क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से और अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? सर चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, फरमाइए। जी अपना बिल्कुल पूरी दुनिया में एक्चुअली महंगाई काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है जी। उसकी शायद वजह ये भी है कि इंसान ज्यादा हो गए हैं और बाकी रिसोर्सेज थोड़ी सी कम हो रही हैं जी। जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ रही है, दुनिया में एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, गैस के बिल्स जहाँ पहले आते नहीं थे वहां पे बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए, पूरी दुनिया की मैं अर्ज कर रहा हूँ। मगर पाकिस्तान की एक अल्लाह ने ऐसी यूनिक जगह पे हमें अल्लाह ने घर दिया हुआ है जहाँ पे हमारी अपने पास खाना है और हम खुद एग्रीकल्चर स्टेट हैं और हमारे पास हर किस्म की एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मतलब हम लोगों के पास अगर हम करें, हमारी हुकूमतें चाहें तो डैम्स बन सकते हैं, एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं और इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। मगर अब देखते हैं, नई हुकूमत आई है, अभी चंद दिन हुए इन्हें आए हुए, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं कि बेहतरी ही उम्मीद है। उन्हें भी पता है कि उनका मुकाबला इस वक्त क्या है। अवाम ने एक फैसला सुना दिया हुआ है और पाकिस्तान की अवाम बड़ी क्लियर है कि वो किसको ट्रस्ट कर रही है ज्यादा, जो प्रीडोमिनेंट मेजोरिटी। तो अभी इनके लिए चैलेंज है, अगर इन्होंने अपनी सियासत कायम रखनी है तो बेहतर, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है कि इनके पास अकल भी है और अगर ये लोग सारे सही हो जाएं तो सारा पाकिस्तान सही हो जाएगा। मुझे तो बहुत उम्मीद लग रही है। और इनको जो खौफ पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी लालच इनकी जा रही है, इनके पास पावर की लालच इनकी चली जाएगी। अगर ये इस तरीके से नहीं रहेंगे तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया, अगली दफा ये और बेहतर तरीके से अवाम आ जाएगी इनके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। तो आपके ख्याल में कि ये अब वो वक्त आ गया है कि ये वाकईतन कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो देंगे और अगर कारकर्दगी नहीं होगी जी बिल्कुल तो फिर आवाम में जाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। मैं एग्रीकल्चर की अगर रिक्वेस्ट अर्ज कर दूं तो ऐसी हाइब्रिड बीज आ गया है जिससे बहुत ज्यादा अपना और एक यील्ड बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही और राइस की, तो उससे डिमांड सप्लाई कम ही होगी ना। अगर आवाम के लिए खाना ज्यादा हो तो कॉस्ट कम हो जाएगी उस चीज की। एनर्जीज पे भी, सोलर्स पे अगर आप चले जाएं। अब मेरी साहब ये फरमाइए ना कि तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है? अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि जो पहले ज़रई ज़मीन थी उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई और फिर वो एक ना रुकने वाला सिलसिला हो गया। अब फिर हम जो खुराक के अंदर, ज़रात के अंदर खुद कफील हुआ करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हाथ से निकलता चला गया। अब वो भी अजनास या कमोडिटीज़ हमें, पाकिस्तान का बहुत लैंड है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह हमारे पास जमीन के रिसोर्स है, तो वो इतना ये कंसर्निंग नहीं है। ये सही, अर्बन ग्रोथ सही तरीके से होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए। इससे यही होता है कि एक खूबसूरती रहती है उस जिस शहर में आप रह रहे होते हो, अच्छा प्लान सिटी होती है, उसके अच्छी तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सकती है। मतलब क्या सफाई का निज़ाम, बाकी सारे जितने भी निज़ाम होते हैं जो सिविल डिपार्टमेंट देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट देखती है, वो सारा आसानी से प्लान आउट किया जा सकता है। बाकी अदरवाइज तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे ख्याल। एग्रीकल्चर लैंड हमारा कोई इतना कम नहीं हो रहा, सीरियस कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, जावेद साहब फरमाइएगा। डराते भी हैं, मतलब
इनका मेहंदी साहब का तज़िया सुन रहा था, तो इसके लिए सिर्फ मैं यही कहूँगा कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर अच्छी उम्मीद, जैसे इन्होंने कहा कि जनाब अभी अच्छे काम करेंगे ये, तो क्या वजह थी कि 40 साल से हुकूमतों में आना जाना लगा था लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कर सके, और अब क्या वजह है कि ये अच्छा काम करेंगे। ठीक है। हर एक की कोई ना कोई वजूहात होती है। तो कहने का मकसद, एक मिसाल है कि आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, उसमें कोई करप्शन करता है तो एक दफ़ा शायद आप उसको माफ़ करते हैं, और दूसरी दफ़ा तो फिर आप उसको क्या करते हैं कि कंपनी से आउट करते हैं। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो करप्ट सियासतदान है, जो नेब के नरगों में भी आए, नेब से प्ली बार्गेनिंग भी की, और हम उन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब वो अच्छा काम कर देंगे, अब वो अच्छा। देखें, ये 25 करोड़ 30 करोड़ आवाम का मुल्क है, और यहाँ पे टैलेंट है, और वो टैलेंट आप देखें बाहर जो लोग, अभी आप जैसे एक दुबई में देखें कितने टैलेंटेड लोग पड़े हैं, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, वो सब पाकिस्तानी है। लेकिन अभी भी आप देखें जो यूथ है आपकी, वो इस निज़ाम से मायूस होकर बाहर जा रही है। तो हम बजाय उन्हीं घिसे पिटे लोगों को जो अरसे दराज से करप्शन में मुलविस हैं और जिसके वाज़े सबूत भी हैं, उन्हीं लोगों से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हुए हैं? हम नई जनरेशन को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? उन्हीं खानदान और उन्हीं लोगों के ऊपर क्यों तकिया किए बैठे हुए हैं? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास लोग नहीं है? सब चीजें हैं, लेकिन एक निजाम बना हुआ है, एक इस्तेसाली निजाम बना हुआ है, और वो इस्तेसाली टोला पाकिस्तान की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने इलेक्शन 2024 में देख लिया कि अवाम ने क्या मैंडेट दिया, किसको दिया, और किस तरह उसमें रद्दोबदल हुई। और तो जब तक ये मखसूस ख़ानदान से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, और इनको देखें, आप सज़ा मफाहमत और इसकी बात करने के बजाय मुजरिमों को सज़ा देने की बात करें। आप देखें जब कोई बात होती है, ये बैठे मिलके मफाहमत कर लें। यार, कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, मुल्क आपका 50 साल पीछे चला गया। एशिया में जो मुल्क नंबर 1 था, एशियन टाइगर था, आज वो तो एशिया में 50 साल पीछे चला गया। और उसके पास पड़ोस के मुल्क कहाँ है? अभी आप देख लें कि पिछले साल अगर इंडिया में देखें, एक वर्ल्ड कप हुआ था, G20 का इजलास हुआ था। इसके बाद अभी आप देखें कि वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, अंबानी साहब, उनके बेटे की शादी हुई, और किस तरह उन्होंने उसको कैश करवाया, दुनिया भर के में एक मैसेज गया। तो बजाय इसके कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो हमारे मुल्क और हमारी कौम को दुनिया में एक अच्छा इमेज जाए, हम सिर्फ जी इनके पनामा में केस चलने, इनके फला जगह केस चलने, इनकी प्ली बार्गेनिंग हो गई, अब इंशाल्लाह ये अच्छा काम करेंगे। भाई क्यों करेंगे? ठीक है, यूथ को लेके आए, यूथ को लेके आए, नए लोगों को लेके आए। ठीक है, उनमें टैलेंट है, वो बाहर जाके अपना टैलेंट दूसरे मुल्कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुने अजीब मेरी साहब, अब आप इनका जवाब दें। अब चलें, ये एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है पिछले डेकेड और सो में, प्रोजेक्ट इमरान खान साहब को जो हमने लॉन्च किया था, और बड़ा सक्सेसफुल वो रहा है प्रोजेक्ट, उसमें कुछ शॉर्टफॉल थी जिससे हमें सीखना चाहिए। नए लोगों को मौका मिला, 99.9% उन्होंने इतनी करप्शन की और इतने सस्ती करप्शन की जिससे उनको तो जाती तौर पे बहुत फायदा हो गया, मगर एक इत्मीनान उठ गया कि जो नए लोगों को साथ दावे किए जा रहे थे कि ये दूध के धुले रहेंगे। हमने खुद देखा जो लोग स्कूटरों पे थे वो बड़ी बड़ी क्रूजिंग्स में आके बैठ गए और उन्होंने कैसी करप्शन की। इसी तरीके से दीगर जमातों में पावर ऐसी चीज है, और अब उसका सक्सेस मगर जो है वो ये है कि इस वक्त उनके डर से कि वो बैठे हुए हैं और उनके डर से बाकी जो जमातें हैं उनको मौका मिला है अपनी डिलीवरी देने का। अगर वो डिलीवरी नहीं देंगे तो वापस वो आ जाएंगे, जिससे उनको सबको डर लगता है। आजकल जितनी भी आपके पाकिस्तान की अशरफिया है वो इस सियासत में जो इन्वॉल्व है वो सब डर रहे हैं, तो सिर्फ एक इंसान से डर रहे हैं जिनका नाम है कैदी नंबर 804। तो वो उसका सक्सेस ही यही है कि वो डराने के लिए बिठा दिया गया है और इनको कह रहे हैं काम करके दिखाएं। और मुझे इस शर्त पे उम्मीद है, जाहिर है इनका माजी तो बहुत ज्यादा गलत भी है, कई चीजों में इन्होंने करप्शन के कई रिकॉर्ड कायम किए हुए, मगर बेहतरी से चलाने का भी जो सिस्टम है इनको आता है। और अगर ये सारे उम्मीद करते हैं अगर अभी भी ना सुधरे तो फिर जाहिर है ये इख्तिताम हो गई, इनकी सियासतें खत्म हो गई हैं, इनके आगे नस्लों में ये सियासतें नहीं जानी, फिर अवाम अपना फैसला खुद करने की पूरी काबिलियत रखती है।
बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आवाम फिर फैसला करना जानती है, और यकीनन ये आखिरी मौका हो सकता है क्योंकि अब कारकर्दगी की बुनियाद पर। जी जी, अली मेहदी और साहब इसी के मौके साथ। पे मुझे उम्मीद है जी, जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत अच्छा रखनी हो चाहिए, जाएगा। उम्मीद तो रखेंगे ना, जाहिर है। देखिए हाँ, आप मेहदी फरमाइए। साहब, आवाम ने 2024 में फैसला कर दिया है। अब फैसला अगर आप तस्लीम ना करें, देखें पनामा मेरा केस और दूसरे जो केसेस थे ना, वो आज के नहीं है, आपको भी इस बात का अंदाजा है। और जी जी उसकी जब वो फैसले आए थे पनामा का, तो उसमें एक वॉल्यूम 10 था जो पोशीदा रखा गया था कि इसको अभी नहीं खोला जाए। सही है। अच्छा, फिर जरदारी साहब के जो ओमनी ग्रुप और जो दूसरे थे, उन्होंने बाकायदा प्ली बार्गेनिंग करके नैब से जान छुड़ाई थी। तो या तो आप ये कह दें कि नैब का इदारा गलत कर रहा है, या अगर नैब का इदारा सही है तो आप कह दें कि ये करप्शन के केसेस जो है इनको इस वक्त सियासत में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें, हम आप एक अरसे तक कहते रहे पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। आप मुझे बताएं कि आपकी इतनी ज़राअत की दूसरी जो एक्सपोर्ट थी वो तो टेक्सटाइल थी, उससे तो टैक्स आता था, लेकिन ज़राअत से टैक्स नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? बल्कि आपने देखा कि टीवी पे बारिशों में एक स्लाइड चलती थी कि जी फला सैलाब आ गया, पानी भर गया, फिर उनको बीज फ्री, फिर उनको मैं ट्रैक्टर उसकी फ्री, वजह सब बता चीज़ें देता फ्री। हूँ, मैं ये उसकी वजह ये बता देता हूँ जी। वही आप अगर माफिया इस थी बात में जो मिसगाइडेड हैं इन तो मैं आपको चीज़ों से इन्फॉर्म कर फ़ायदा देता हूँ। उठाती थी और ज़रा ज़रा सी बात पे मराहत लेती थी। लेकिन वो बिजनेस मैन सर जो मैं इसकी बेचारा वजह एक्सपोर्ट बता करता देता हूँ था, आपको। ऑर्डर लेके आता था, लोगों को रोजगार देता था, गवर्नमेंट को टैक्स देता था, उसको आप क्या देते थे? उसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौर में जब कोरोना आया था तो 5% पे बैंक से लोन मिला, चले अब मेहदी जिसका साहब को रिस्पॉन्ड जिसका तो करने भरपूर देना, फायदा फिर उठाया इसके बाद और बात उसका करते हैं। रिटर्न दिया, उसका रिटर्न भी दिया। जी, अब मेहदी तो साहब की कहने बात का सुने मकसद तो ये है कि जी मेहदी आपके साहब पड़ोसी फरमाइएगा। मुल्क में आप देख लें, एक बस बंदा बस बस जावेद भाई, अंबानी रुकिए, ग्रुप, यहीं पे रुकिए, और यहीं ऐसे रुकिए। वहां पे बहुत सारे ग्रुप हैं अरे हुजूर सुनिए, उनकी बात जिसकी सुनिए। आमदनी जी मेहदी साहब पाकिस्तान के फरमाइए, अब जीडीपी आप से भी बनाइए, ज्यादा सर है। देखें, माइक दोनों बंद कर दिया इंडस्ट्रीज जाएगा फर्क वरना। है, जी दोनों इंडस्ट्रीज फर्क है। जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं टैक्सेशन के, पूरी दुनिया में ज़राअत पे टैक्सेस कम है, और उल्टा मुल्कों में तो उनको टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, उल्टा एडवांटेजेस मिलते हैं। उसकी रीजन है, उसकी रीजन सिंपल ये है कि आप एक जब बीज कास्ट करते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बीज उगे और वो प्रोडक्ट भी दे। कई दफा होता है कि बीज उग भी जाता है, दरख्त बन जाता है, मगर फल अच्छा नहीं देता। जी बिल्कुल। ठीक है, ज़राअत की साइंस की और है, और जो इंडस्ट्रीज की फॉर एग्जांपल साइंस है, तो कॉटन आपको मिल गई, तो कॉटन तो ग्रो हो गई, वो आपको मिल गई, बिल्कुल सही उसके है। बाद से आपने उसकी साइंस करनी है। तो आप दोनों को कभी नहीं कहते, ये मिसइन्फॉर्म करके सिर्फ यूथ और आवाम को मिसगाइड करके रखना और उनके अंदर एक गलत फीलिंग डेवलप करना। स्टेट में ज़राअत भी बहुत जरूरी होती है और इंडस्ट्री भी बहुत जरूरी होती है। हर चीज एक रियासत को उठा के चलनी होती है। बिल्कुल। तो मुझे तो अभी भी, जैसे आपका सवाल था बुनियादी, मुझे तो बहुत उम्मीद है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होने वाला है, और अब दिनों में देखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी यकीन है, और इसकी ये वजह नहीं है कि वो कोई दूध से धुले हुए हैं, सारे ही एक जैसे। मेरे नजरिए में तो सारे सियासतदान में थोड़े से डिफरेंट ही लीग होती है कि सियासत सबसे मुश्किल काम है और सबसे अजीबो गरीब काम है, जो हर शरीफ आदमी के बस की बात नहीं है। मगर उससे काम करवाना, उन लोगों से काम करवाना का सबसे बड़ा जो ट्रिक और टेक्निक है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दे दी है, और वो कैदी नंबर 804 है जो सबको डरा रहा है। अब इन्होंने डिलीवरी करनी है, वरना इनकी सियासत खत्म है, अब कोई चक्कर नहीं कर सकते और अगले इलेक्शन से पहले। ठीक तो जी। फिर इसका मतलब ये हुआ ना मेहदी साहब कि ये सारा जो निज़ाम के सही होने का है, वो एक शख्स जो अंदर बैठ के और जिसके खौफ से निज़ाम सही हो रहा है, अगर वो बाहर आए और निज़ाम में आए तो आपने रोशन डिजिटल अकाउंट का नाम सुना होगा, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में बना था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए। और जिस वक्त गवर्नमेंट गई है उस वक्त करोड़ डॉलर उसमें पड़े हुए थे रोशन डिजिटल अकाउंट में। फिर जब कुछ अरसे के बाद कितने थे वैसे? मेरे ख्याल से कितने, सर मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छे काम भी किए सबने, मुझे सही फिगर याद इसी नहीं है, तरीके लेकिन से मैं दूसरों को नहीं, भी आपको याद डॉलर नहीं का होगा। अच्छा, फिर जब स्टेट बैंक से सवाल किया गया, स्टेट बैंक से जब सवाल किया गया कुछ अरसे बाद, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई कि रोशन डिजिटल अकाउंट में कितना पैसा है, स्टेट बैंक ने कहा 0। अच्छा, अगर आपकी बात मान ली जाए, अगर आपकी बात मानी जाए मेहदी साहब, वो आपके हक में ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो करोड़ों लोग जिन्होंने पीटीआई को या खान साहब को वोट दिया है, वो सोशल मीडिया में शऊर नहीं है, बोलते हैं। वो जमहूरी मुल्कों में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें ये शऊर नहीं है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वो क्यों एहतिसाब का, आप देखें ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्यों एहतिसाब का मुतालबा करते हैं? आज वो बददिल हो के उन्होंने यहाँ कारोबार ख़त्म कर दिए, बंद कर दिया। अगर आप जाके इंडस्ट्री का दौरा करें, जहाँ पे लोग आते थे, प्रॉपर्टी खरीदते थे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते थे, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इस गवर्नमेंट पे और जो पहले पीडीएम की
उससे उनका एतबार खत्म हो गया है। तो ये जब भी तक आप अपना एतबार बहाल नहीं करते, कर दूं, क्योंकि सुने बाकी ना लोगों उनकी की बात तो सुने जरा। बाकी लोगों की जो जी चीजें बताएं उनकी मेरी साहब, मेहनत और फरमाएं। खून पसीने की कमाई है, माइक बंद और कर दें इतनी भाई। हराम। देखिए मेरी बात जी सुने, जी मेरी साहब। पाकिस्तानी कहीं पे भी है ना, वो पाकिस्तान को इमरान खान की वजह से मोहब्बत नहीं करता, अपना मुल्क है उसको मोहब्बत करता है। और मैं आपको अपने बहुत पर्सनल खूब। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस वक्त बहुत बड़ा एक अमेरिकन ग्रुप है जो पूरी अपनी एक इंडस्ट्री की क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग यहाँ पे शिफ्ट करने लगा है। जी ठीक है, तो मैं लीगल इंडस्ट्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे इस तरीके की चीजें सोची भी नहीं जाती थी इस हद तक। और हर बंदा जो पाकिस्तानी है वो अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत अपने मुल्क से करता है। बिल्कुल वो ऐसा ही। इमरान सर, खान लेकिन एक की वजह से सुने नहीं मेहदी करता, साहब ये की गलत पहले बात इन्फॉर्मेशन पहले से फिर हटा बाद दें में अपने उससे आप को। पूछिएगा। और हमारे मुल्क में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हर जमात में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग बुरे हैं। भी लोग हैं, खान बिल्कुल। साहब की पार्टी ने बड़े अच्छे काम किए, इसी तरीके से VMLN ने, पीपल्स पार्टी ने भी कई बड़े अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। हमें पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। हाँ, एक इंसान है, उनमें कमजोरी है, करप्शन वो शायद करते हैं, कारोबारी करप्शन करते हैं, टैक्स एविजन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पावर को मिसयूज करते हैं। मगर अब इस वक्त जो मुल्क की तरक्की के लिए उनको एक डर पड़ गया, उनको अपनी पावर बचानी है या उन्होंने मुल्क को तरक्की देनी है और आवाम को रिलीफ देना है। आवाम को वो, मैं 100% मुझे यकीन है मेरे दिल में कि उन्होंने रिलीफ देना है, क्योंकि वो आती है तरीके इस करप्ट सिस्टम को जो ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको मौका मिलता है करप्शन करता है। अब जैसे गुलजार साहब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है वो करप्शन करते हैं। PTI भरी हुई है ऐसे लीडरों से, पीपल्स पार्टी भी भरी हुई है, PMLN भी भरी हुई है। इसलिए हमें इस चीज की मायूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे जो कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान खुद ही लॉन्च किया और उसे खुद सक्सेसफुल बनाया। उसका मकसद ही यही था कि इनको डरा के इनसे काम करवाने को। काम ये कर सकते हैं, वो एक होता है निकम्मा बच्चा, एक होता है शैतान तेज बच्चा। वो निकम्मे बच्चे से डरा के इसको चौधरी बना देंगे, इनसे काम करवा रहे हैं। अच्छा तज्जिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी जावेद साहब, अब आपकी बारी है, अब आप करें, शिकवा करें। आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं कि निकम्मा बच्चा और तेज बच्चा, ये आपने खुद ही कहा। नहीं, वो सवाल नहीं कर रहा, वो बेसिकली जवाब ही दे रहे हैं। बच्चों से जान छुड़ाने के बजाय उन्हीं को बार बार लाके इख्तिदारों में रखा जा रहा है। देखे ना, आपकी कोई चंद खानदान का नाम पाकिस्तान नहीं है, ये 25 से 30 करोड़ और आवाम का एक नाम चीज है। और सुन लीजिए, इसमें एक और चीज सुन लीजिए कि सारे के सारा का पाकिस्तान का वोट भी एक शख्स के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, मुख्तलिफ जमातों के लिए, जिसकी मेहदी साहब ने भी निशानदेही की है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को 100% दे, लेकिन जितना उसको वोट मिला है, जितनी उसकी अक्सरियत है, वो तो दे उसको। तो वो भी यही कह रहे हैं। देखें, मसला ये है कि अगर ये बच्चे लायक होते हैं तो ये 40 साल से आ रहे जा रहे हैं। आज इनके एग्रीमेंट जो पुराने किए हुए, जो 20-20 साल और 25-25 साल पहले जो एग्रीमेंट किए थे, आज उनकी कलाई खुल रही है, क्योंकि वो सब डॉलरों में थे। आज आप एक मिसाल है कि हम शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ के दौर को खासकर स्पेशली हम कराची वाले बहुत सराहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा किया और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान की तबाही शुरू हुआ इससे थी, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो गेम शुरू हुआ था। आज आप देखें कि आपकी ज़राई ज़मीनों पे हाउसिंग, आप सुनते होंगे, ज़राई ज़मीनों पे हाउसिंग स्कीमें बन गई। आपके देखें ज़राअत की जो रेट हैं, जो सब्जी तरकारी जो होते थे, आज वो कहाँ पहुंचे हुए। उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़राई ज़मीनें कम हुई हैं, जिसकी वजह से महंगाई हुई है। तो कहने का अच्छा, फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक अरसे दराज से रिमिटेंस भेज रहे हैं, अरसे दराज से यहाँ पे बिजनेस में पैसा। मैं खुद भी कुछ अरसे बाहर लगा के आया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे चंद साल के बाद लोगों को अपना मुल्क याद आता है, अपने त्यौहार याद आते हैं, रमज़ान याद आते हैं, ईद बकरीद के, जो ज़ाहिर है वहाँ पे वो चीज़ें उस तरह नहीं होती जो जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं। लेकिन वो इन चंद निकम्मे नालायक बकौल आपके लोगों की वजह से बददिल हुए हैं। आज भी अगर मुल्क में अच्छा निज़ाम आ जाए, लोगों को डिलीवरी हो जाए, बुनियादी ज़रूरियात हो, तो वो पाकिस्तानी इतनी इस्तात रखते हैं कि पाकिस्तान को फिर से खड़ा कर सके। लेकिन अब वो इस क़यादत से मायूस हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो आपको क़यादत चेंज करना पड़ेगी। मेहदी साहब से आखिरी जुमला में ये नहीं प्ली बार्गेनिंग करके नेफ से करके फिर उन्हीं को लाके। मेहदी साहब रिस्पॉन्ड कर दें जरा इनकी बात के ऊपर, ये जो अभी बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, आप भी इनके हक में ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बात रिपीट ही की है। मैं इसका फिर से जवाब दे देता हूँ कि इन चीजों से, शख्सियात से, एक इंसिडेंट से मुल्क और कौमों की ना तारीखें लिखी जाती हैं, ना उनके पैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे पास वही इस वक्त सबसे ज्यादा यूथ है, पॉपुलेशन है। हमें सिर्फ उनकी एनर्जी को डायरेक्ट करना है सही तरीके से।
यस, करप्शन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में करप्शन हर मुल्क में प्रॉब्लम होता है। उसको रोकने के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके अमल स्टेप्स लेने। प्रॉब्लम पीटीआई में भी हो गया था, पीटीआई एक सच्ची पार्टी थी मगर उन सब ने करप्शन ही कर दी। उन सारे लीडर्स जो है वो इंडिविजुअल करप्शन में एकदम मालो हो गए और वो इस समय ब्लैकमेल होकर इमरान खान को छोड़ गए पूरे वक्त में। ठीक है ना, वो सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके सामने उन सबके नाम है। कोई गवर्नर था, कोई मिनिस्टर था, कोई एमपीए था, कोई एमएनए था। ठीक है, आपके सामने सिंध में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं, पूरे पंजाब में भी मौजूद है उसकी। अच्छा, एक आखिरी जुमला, अब वक्त मेरे पास मेहदी साहब का, मैं जरा इनसे चाह रहा था कि भुट्टो केस के हवाले से आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उसके ऊपर बात करने, वरना मौजूद एक तरफ रहे। कह दूं कि वो ये कह रहे करप्शन जैसे छोड़ गए तो फिर क्या जरूरत थी इस्तेकाम पार्टी बनाने की? फिर उनको सियासत से ही बाहर कर देते। आपने इस्तेकाम पार्टी बना के प्रेशर डाल के उनको इस्तेकाम पार्टी में लिया है, फिर इस्तेकाम पार्टी का जो हाल हुआ है वो भी आपके सामने। तो कहने का मकसद ये कि आप लोगों को करप्शन में सजाएं देने के बजाय नई नई पार्टियां क्यों बना रहे हैं? सजाएं दें उनको। अगर कोई करप्शन में मुलविस है, आप बकौल आपके ये 40-50 साल के एक तारीख आप देखें कि जो करप्शन में मुलविस हुआ है उसे इख्तिदार मिल गया, उसे पार्टी मिल गई, उसे दूसरी पार्टी बना के, जैसे काफ लीग बना दी थी एक जमाने में, आपको पता है काफ लीग बन गई थी, फिर वो नॉन लीग बन गई थी, फिर वो पता नहीं आजम लीग बन गई थी, क्या क्या लीगें बन गई थी। तो अब वक्त मेरे पास बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब वक्त गुजर गया है वो सवाल का। जी मेहदी साहब, अब इनके सवाल का जवाब दे देंगे, अभी कुछ कह रहे थे, जो मर्जी बनाए। मैंने आपसे अर्ज की थी कि मेरे पास वक्त 2 नंबर बंदा होता है वो ब्लैकमेल हो जाता है, फिर वो प्ले हो जाता है। तो आप सजाएं दें, आप दे दें, आप केस कर लें, आपको किसी ने मना किया है, आप कह दें कि जिसने मैं पब्लिक पाकिस्तानी में केस करता हूं उसके खिलाफ, आप कर दें कोर्ट में जाके, आप सजाएं दे दें, कंप्लेंट फाइल कर दें। आपको मना किया किसी ने, आप क्यों रुके हुए हैं, आप कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, मुल्क बहुत हमारा तरक्की करेगा। आप ये मेरी लिख के बात रखते हैं और आप देखेंगे अब एन करीब हम सब बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी मेहदी साहब, थैंक यू मेहदी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आखिरी जुमला जी जी, हाँ तस्करा कर दें, आखिरी जुमला। तो जिस तरह देखें, ये केस से पहले आप देखें जब 71 का वाकया हुआ था बांग्लादेश का, तो उसकी रिपोर्ट भी आपने देखा, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 26 साल के बाद आई, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कोई मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ करता है, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाता है, तो चाहे वो किसी भी रैंक का अफसर हो, उसके मरात, उसकी जो मेडल्स और जो भी चीजें वो वापस लेनी चाहिए। अब आपने भुट्टो साहब के जो अभी केस का फैसला सुना कि उन्हें बेगुनाह करार दे दिया या उस केस से बरी कर दिया, तो ये तो उस वक्त से लोगों को पता था, लेकिन सरकारी तौर पे एतराफ अब हुआ उसका। लेकिन उसके असरात आप देखें कि उनके जो 2 बच्चे थे, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो, कि वो किस तरह मतलब है कि उनका मर्डर हुआ, कत्ल हुए, और फिर बेनजीर साहब आ गया, तो ये पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई सिर्फ एक केस की वजह से। तो कहने का मकसद ये कि फिर आप सिर्फ उनसे नहीं, भुट्टो साहब के केस नहीं, फिर आप मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, हर फैमिली से माजरत करें, क्योंकि उस केस की वजह से पूरी फैमिली के साथ जो हुआ वो आपके सामने। और इस तरह के अभी भी आप वही इकदाम कर रहे हैं, फिर 40 साल के बाद माफी तलाफी होगी, तो आप इस सिलसिले को खत्म और बंद क्यों नहीं करते? ठीक है। और आप देखें, इसके अलावा आम आदमियों के केस देखें कि फांसियां हो जाती हैं, उसके बाद उनको बाइज्जत बरी करती है अदालत, पता चलता फांसी हो गई। तो हमें पूरी निजाम को दोबारा से असर नो इसकी वजह करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, इसकी जो है वो हमें इसको ठीक करना होगा, शफाफ बनाना होगा और गैर जानिबदार बनाना होगा। ये लोगों को जो करप्ट है उनको निजाम से बाहर करना होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे मुल्क और कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेहदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू है। और यही सिलसिला है जो है यहाँ तक महदूद करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।